हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मोस्टली भी जब एग्ज़ाम होते हैं और सिलेबस में हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया होता है तो हिस्ट्री से भी यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने भी है। तो 60 प्लस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको कराने के बाद हम अपनी भारतीय इतिहास पर आने वाले हैं, जिसमें प्राचीन, मध्य और हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जल्दी से वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का कालक्रम माना जाता है कौन सी शताब्दी को? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 14वीं से 16वीं शताब्दी को यूरोप में क्या माना जाता है? पुनर्जागरण का काल। मध्यकालीन कुरीतियों को समाप्त कर वैज्ञानिक भावना, मानवतावादी भावना और कला एवं साहित्य के विकास को स्थापित करने के लिए किया गया प्रयास ही क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ की बात करती हूँ, फिर से जागना अर्थात समस्त मानव का जागृत होना। पुनर्जागरण जो है ये फ्रांसीसी भाषा में इसे रेनेसा कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई। फ्लोरेंस नगर में जन्मे इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है डिवाइन कॉमेडी। किसकी है डिवाइन कॉमेडी? कवि दांते की, जो कि इटली के जन्मे हुए हैं। फ्लोरेंस नगर के मैकियावेली किसे कहा जाता है? मतलब मैकियावेली द प्रिंस व डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ टाइट्स लिविस नामक कृतियाँ लिखी हैं मैकियावेली ने। ठीक है, द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ टाइटस लिवियस, ये कृतियाँ किसने लिखी हैं? मैकियावेली, जो फ्लोरेंस नगर का था। मैकियावेली है, इसे आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक व आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। पुनर्जागरण के आरंभ होने की यानी कि पुनर्जागरण की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण क्या थे? इसके कॉज क्या थे? धर्म युद्ध था, सामंतवाद का पतन, व्यापार वाणिज्य का विकास, भौगोलिक खोजें, कागज मुद्रण प्रणाली का आविष्कार, मंगोल साम्राज्य का उदय, शिक्षा और साहित्य का विकास, ये कुछ इसके कॉजेस थे पुनर्जागरण के। इसी दौर में 1486 में बार्थोलोम्यूज डियाज ने अफ्रीका की दक्षिणी छोर की खोज की। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इसी पुनर्जागरण के दौरान ही महान वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी पता लगाया था। और संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई? मैगलन। ठीक है ना, वो भी इसी टाइम पे था। 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिस प्रेस का क्या करा था? आविष्कार किया था। ये आपका 14 से 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल में ही 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। कोपरनिकस ने सबसे पहले सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करती हूँ, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद इसी टाइम पे मार्टिन लूथर ने किया। यूरोपिया नामक पुस्तक के रचयिता इसी टाइम पे रची गई थी, टॉमस मूर हैं। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा तथा द लास्ट सफर नामक विश्व प्रसिद्ध क्या लिखी हैं? चित्र भी बनवाए हैं। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ भी, ये सारा काम पुनर्जागरण के टाइम पे हुआ है। अंग्रेजी शब्द रेनेसा किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शब्द रेनेसा की किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, और ये फ्रांसीसी है। क्या है? फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में भूमिका नहीं निभाता है? यहाँ पर शिक्षा एवं साहित्य भी बताया था, मंगोल साम्राज्य का उदय भी बताया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर कागज और मुद्रण प्रणाली का आविष्कार बताया। लेकिन व्यापार वाणिज्य का पतन, इसके तो विकास के लिए ज़रूरी था ना पुनर्जागरण, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पतन थोड़ी होगा, पतन तो सामंतवाद के लिए था।
मतलब इसमें सामंतवाद का क्या करना था, पतन करना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 4, पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है किस विचारक को कहा गया है? ये दांते को कहा गया है। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? अभी सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, मार्टिन लूथर। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। देखिएगा इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस होंगे मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, टाइम कम होने की वजह से, लेकिन हाँ जितना भी होगा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विचारक को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है? मैकियावेली को कहते हैं। सर्वप्रथम सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है, केंद्र बिंदु किसने माना था? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो माना था पुनर्जागरण के टाइम पे, यानी कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में ये चीज़ें हुई थी, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है कोपरनिकस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं। 1492 में। मोनालिसा तथा द लास्ट सफर नामक विश्व प्रसिद्ध चित्रों के चित्रकार का क्या नाम है? लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुई ब्लांकी ने किया था। लुई ब्लांकी। मैं बात करती हूँ यहाँ पर औद्योगिक क्रांति क्या है। सबसे पहले तो औद्योगिक क्रांति कहते किसे? घरेलू उत्पादन पद्धति की जगह विशाल कारखानों में बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का प्रोडक्शन होना, है ना, प्रोड्यूस होना, उनका वस्तु का उत्पादन होना, उसी को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। जो चीज़, लिमिटेड चीज़ घरेलू मतलब घर में ही चीज़ें बनाकर उत्पादित की जा रही थी, अब वो बड़े बड़े कारखानों में क्या हो रही थी? बन रही हैं, उत्पादन उनका हो रहा है। उसी को हमने, क्योंकि एक तरीके से क्रांति आई, बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज़ें हुई थी, और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वह लुई ब्लांकी ने किया था। एक फ्रांसीसी व्यक्ति था। लेकिन औद्योगिक क्रांति शब्द की व्याख्या किसने की थी? देखो भाई, इसने सबसे पहले प्रयोग किया, लेकिन विस्तृत रूप में इसका जो व्याख्या की थी इस औद्योगिक क्रांति की, वो की थी अर्नोल्ड टॉयनबी ने की थी। औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चा माल और पूंजी अधिक थी, इस वजह से। 1773 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ। 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे एक साथ 8 गुना सूत काटा जा सकता था। 1767 में रिचर्ड आर्कराइटर ने स्पिनिंग जेनी में सुधार कर जल शक्ति से चलने वाला वाटर फ्रेम बनाया, और 1776 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। 1712 में टॉमसन न्यूकोमेन ने वास्प इंजन का आविष्कार किया और इसको संशोधित 1769 में जेम्स वॉट ने किया। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया, और 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1901 में मार्कोनी ने बेतार के तार यानी कि रेडियो का आविष्कार, बेतार के तार और रेडियो का आविष्कार किया। औद्योगिक क्रांति के समय जर्मनी क्या था? इंग्लैंड का विरोधी था। तो ये पूरी औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ये, औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे, मतलब दिया तो ब्लांकी ने था, लेकिन विस्तृत व्याख्या जिसने करी थी उसी के टाइम पे फेमस भी हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा सी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से आरंभ हुई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, स्पिनिंग म्यूल एक सुधरा हुआ रूप है किसका? अभी जस्ट बताया था, स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? डी। असुमेलित युग्म का चयन करना है, करिएगा किसने किसकी खोज करी, जो कि गलत है, बताइएगा जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव ने करी, फ्लाइंग शटल जॉन के द्वारा की गई थी,
है ना, फ्लाइंग शटल। इसके अलावा यहाँ पर मैं स्प्रिंग म्यूल की बात करते हैं, सैमुअल क्रॉम्पटन ने करी थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी, रिचर्ड आर्कराइटर। ये गलत है। तो आप मुझे बताओ कि जो रिचर्ड आर्कराइटर हैं उन्होंने जेनी में सुधार कर जल शक्ति से चलने वाला वाटर फ्रेम बनाया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आप मुझे ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। अधिकांश विद्वान औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस यंत्र के आविष्कार से मानते हैं? वाटर फ्रेम। किससे मानते हैं? वाटर फ्रेम। सर्वप्रथम खानों यानी कि माइन से पानी बाहर निकालने हेतु वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? टॉमसन न्यूकोम ने करा था। किसने करा था? टॉमसन न्यूकोमेन ने 1712 में किया था और इसको संशोधित कर जेम्स वॉट ने 1769 में इसमें संशोधन किया था। अगला है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया था? अब भाई यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो कब कब लड़ा गया, कब से कब तक लड़ा गया था? 1956 से 63 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। 1756 से 63 के बीच में। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है नेक्स्ट, स्वाधीनता के पुत्र तथा स्वाधीनता की पुत्रियाँ, एक सेकेंड, उससे पहले हम पढ़ते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा चाय कर को छोड़कर टाउनसेंड करों को रद्द करके चाय एक्ट पारित किया, जिससे विरोध हुआ था। और 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाज से सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में जो स्वयंसेवक थे उनके द्वारा चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया था। ये थी बोस्टन टी की घटना या बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन हो जाएगा डी। और एक और घटना है बोस्टन हत्याकांड, जो कि 5 मार्च 1770 को हुआ। टाउनसेंड की योजना का सर्वाधिक विरोध बोस्टन नगर में हुआ और यहाँ ब्रिटिश सैनिकों ने उपनिवेशियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। अगला है, स्वाधीनता के पुत्र तथा स्वाधीनता की पुत्रियां किस राष्ट्र की स्वतंत्रता के स्वयंसेवी संगठन थे? ये थे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की खोज भारत का रास्ता खोजने निकले कोलंबस ने 1492 में की और 1501 में इटली का अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका की यात्रा की। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नामकरण भी किया गया। नई दुनिया के देश के नाम से प्रसिद्ध अमेरिका ने उपनिवेशवाद की स्थापना करने वाला पहला देश स्पेन था। अमेरिका में उपनिवेशवाद की स्थापना करने वाला, जिन्होंने वर्ष 1565 में फ्लोरिडा में सेंट ऑगस्टीन नामक पहली बस्ती की स्थापना की। अमेरिका में सबसे पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना जेम्स फर्स्ट ने की। इंग्लैंड ने अमेरिका में वर्ष 1775 तक कुल 13 उपनिवेशिक बस्तियां बसाईं। प्रथम ब्रिटिश बस्ती उत्तरी अमेरिका के वर्जीनिया में जेम्स टाउन के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। लेकिन अमेरिका के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम भी हुए हैं, जिसमें अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में ये जो बनी थी ये आपको बता दी हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ युद्ध थे, जैसे बंकर हिल का युद्ध, 17 जून 1775, ट्रेंडन का युद्ध दिसंबर 1776, प्रिस्टन का युद्ध जनवरी 1777, ब्रेंडीवाइन का युद्ध 11 सितंबर 1777, साराटोगा का युद्ध 17 अक्टूबर 1777, यार्क टाउन का बैटल 19 अक्टूबर 1781, पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783। और इस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कुछ चीज़ें हैं, जैसे अमेरिका में पहला समाचार पत्र का नाम बोस्टन न्यूज़ लेटर ये था। चलिए आगे चलते हैं कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था। ये सम्मेलन इंग्लैंड की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध था, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस जो आयोजित हुई थी वो 5 सितंबर 1774 को हुई थी। ऑप्शन सी।
सेकंड भी हुई थी, सेकंड हुई थी 10 मई 1775 में जॉन हैनकॉक की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटेन से स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाया गया और ये दोनों सम्मेलन अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुए थे। अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई पहली बस्ती कौन सी थी, कहाँ थी? जेम्सटाउन, ठीक है ना। प्रथम ब्रिटिश बस्ती उत्तरी अमेरिका के वर्जीनिया में जेम्सटाउन के द्वारा स्टैब्लिश हुई। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? 10 मई 1775। अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ये हुआ था थॉमस जेफरसन। देखो भाई, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रोजर सरमन एंड रॉबर्ट लिंगस्टन थे। इस समिति ने अमेरिकी स्वतंत्रता का फॉर्मेट तैयार किया था और 4 जुलाई 1776 पूछी जाती है। इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध वर्ष था 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिकी संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। इस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद और 13 धाराएं थीं। स्वतंत्रता के बाद गठित नई सरकार का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स को बनाया गया था। इसीलिए जो वो वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल है वो इन्हीं के नाम पर है, पहले राष्ट्रपति। चलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन 25 का ऑप्शन, थॉमसन जेफरसन था। कौन था? थॉमसन जेफरसन। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था वो इसमें अन्य थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई छीन ही नहीं सकता है। ये कथन किसका है? 26 का ए थॉमस जेफरसन का। किसका है? थॉमस जेफरसन का। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। 1767 ईस्वी में टाउनसेंड कर योजना में कर लगाने वाली चार्ल्स टाउनसेंड किस पद पर कार्यरत थे? ये थे ऑप्शन सी, ब्रिटिश वित्त मंत्री। क्या थे? ब्रिटिश वित्त मंत्री। असुमेलित युद्ध की पहचान करिए। अभी मैंने बताया बंकर हल का युद्ध हुआ था 17 जून 1775। ब्रेंडीवाइन का बैटल हुआ था 11 सितंबर 1777। साराटोगा का जो बैटल हुआ था वो 17 अक्टूबर 1777। तो यॉर्क टाउन का बैटल कब हुआ था? ये 19 अक्टूबर 1781 में हुआ। और पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। और दैट टाइम पे फ्रांसीसी क्रांति के समय, है ना, राज्य क्रांति के समय वहाँ का जो सम्राट था वो था लुई 16वां। और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। क्रांति के समय फ्रांस की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा खराब थी, विकट थी। इस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था, इसलिए ऑप्शन बी कौन से थे वो 3 वर्ग? पादरी वर्ग, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, सेकेंड स्टेट अभिजात वर्ग, तृतीय स्टेट जनसामान्य वर्ग में था। एस्टेट जनरल के किस सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था, घोषित किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा डी, जनसामान्य वर्ग। एस्टेट जनरल का अधिवेशन 5 मई 1789 में हुआ और इस अधिवेशन से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, जिसमें 3 वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और तृतीय एस्टेट यानी कि आपका जनसामान्य वर्ग ने जनता को राहत देने की मांग पर विवाद ये बढ़ गया था। फिर आपकी नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा 17 जून 1789 में हुई। इस दिन तीसरे स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा डिक्लेयर किया। फिर आती टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789। इस दिन तीसरे जो एस्टेट थे उनके सभी जनप्रतिनिधि टेनिस कोर्ट आकर शपथ लेते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करके एक नए संविधान का निर्माण करना था।
फिर यहाँ पर होता है बास्तलीन दुर्ग का पतन, जो कि 14 जुलाई 1789 को हुआ। बास्तलीन पेरिस से कुछ दूरी पर ही छोटा सा एक दुर्ग था जिसमें राजनीतिक बंदी रखे जाते थे और ये दुर्ग निरंकुशता का प्रतीक था। अतः दुर्ग का पतन फ्रांसीसी निरंकुशता का पतन माना गया है 14 जुलाई को, इसलिए फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी डिक्लेयर किया, मतलब मनाया गया था, घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका वही पूछा गया है, जनसामान्य वर्ग होगा। राष्ट्रीय सभा के द्वारा पेरिस में मानवाधिकारों की घोषणा किस तिथि को की गई थी? मानवाधिकारों की घोषणा जो है ये राष्ट्रीय सभा के द्वारा, यानी कि जो तृतीय एस्टेट था, जनसामान्य वर्ग था, उसने करी थी 27 अगस्त 1789। तो राष्ट्रीय सभा या संविधान सभा ने लफायते के प्रस्ताव पर मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 17 धाराएं थी, जिसमें फ्रांस की क्रांति, जो राज्य क्रांति थी, उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिनका जनक रूसो था। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था गठित की गई। लुई 14वें का कथन था इसमें कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। जो लुई 15वां था उसने कहा था मेरे बाद प्रलय आएगी। ये किसने कहा था? लुई 15 ने कहा था। ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। लुई 14 ने वर्साय के शीश महल का निर्माण कराया और वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया। लुई 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा और उसकी पत्नी का नाम मेरी एंतवानेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो थी। लुई 16वें को राजद्रोह के अपराध में 21 जनवरी 1793 में फांसी दी गई थी और 1791 में फ्रांस का पहला लिखित संविधान तैयार होता है। वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने फ्रांस की राज्य क्रांति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। कानून की हत्या, द स्पिरिट ऑफ लॉ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट व लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक पुस्तकें। ये देखो, कानून की हत्या मोंटेस्क्यू, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो, लेटर्स ऑन इंग्लिश ये वॉल्टेयर की रचनाएं हैं। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा है, किसने कहा था? वॉल्टेयर ने ही कहा था। अब आंसर दीजिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेपोलियन, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर बात हो रही है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769। 1769 आंसर हो जाएगा। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजाशियो में हुआ। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको मानते हैं? इसी नेपोलियन बोनापार्ट को। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का पहला कौंसल बना और 1802 ईस्वी में इसने सीनेट ने नेपोलियन को जीवन प्रयत्न आजीवन कौंसल बना दिया गया। नेपोलियन ने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस इस्टेब्लिश किया। 1804 में कानूनों का संग्रह करवाया जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। 1804 में वहाँ का सम्राट बना। 1805 में इंग्लैंड व नेपोलियन के बीच मध्य ये था आपका कौन सा था? ट्राफलगर, ठीक है ना, ट्राफलगर का बैटल हुआ जिसमें नेपोलियन हार जाता है। और 1805 के ऑस्ट्रलिस्ट के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया व रूस की संयुक्त सेना को हराया था। 1813 में यूरोप के राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय होती है और 1815 में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पूर्ण पराजय के साथ सेंट हेलेना द्वीप उसे भेज दिया गया। 5 मई 1821 को नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो जाती है। वियना सम्मेलन के तहत यूरोप के देशों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अब बात करते हैं कि इसका सम्राट कब बनाया था। अभी मैंने बताया भी था आप लोगों कि ये सम्राट कब बना था फ्रांस का। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस युद्ध में रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं को हराया था? इसने ऑस्ट्रलिस्ट का युद्ध 1805 में। यह किसका कथन था? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून। जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ मैं क्लियर बोल रही हूँ कि जो आपके एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम हमारे स्टेट के वहाँ पे पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। सो 37 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, लुई 14।
नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल दुर्ग का पतन किस तिथि को हुआ, और इसी के साथ कहीं ना कहीं शुरुआत भी होती है फ्रांसीसी की। ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, लुई 16। रूस की क्रांति 1917 के दौरान रूस का सम्राट कौन था। जब रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, उस समय वहाँ का जो सम्राट हुआ करता था वो था निकोलस सेकंड। कौन था, निकोलस सेकंड। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति को हेरोल्ड लास्की ने ईसा के जन्म के बाद और S.G. वेल्स ने इस्लाम के उदय के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसी की। रूस के शासक को जार कहा जाता था। क्रांति के समय रूस का वहाँ का मैंने बताया सम्राट जॉर्ज जार निकोलस सेकंड था। अलेक्जेंडर सेकंड 1855 से 1881 को जार मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर थर्ड 1881 से 1894 ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण करवाया था इसने। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा भी इसने दिया था। अब क्वेश्चन है कि रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 का ए ड्यूमा के नाम से। रूस में खूनी परिवार की घटना कब हुई थी। अब देखो भाई 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, जो वर्ष 1903 में दो भागों में बढ़ गई, बोल्शेविक दल और मेंशेविक दल। निकोलस सेकंड के समय खूनी परिवार की घटना 22 जनवरी 1905 को हुई थी। तो 22 जनवरी 1905 ऑप्शन सी। 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार थी। ठीक है ना। और बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। 3 मार्च 1918 को रूसी विदेश मंत्री ट्राटस्की ने जर्मनी के साथ बेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। आगे यहाँ पर चलते हैं। रूस के किस जार को मुक्ति दिलाने वाला जार या जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। ये था अलेक्जेंडर तृतीय। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 का विभाजन होकर बोल्शेविक और मेंशेविक दल कब अस्तित्व में आए थे। ये आए थे 1903 में। रूस में लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, ट्राटस्की। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा कब की थी। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा है वो लेनिन ने की थी, लेकिन कब करी थी। 46 का आप लोगों ने ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, बी। 1921 में। कब हुई थी, 1921 में। ठीक है। अगला है रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने आरंभ किया था, स्टालिन ने किया था। नेक्स्ट है वॉर एंड पीस तथा एना कैरेनिना नामक कृतियों के लेखक कौन है, लियो टॉलस्टॉय। कौन है, लियो टॉलस्टॉय। और ये जो रूस ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करी थी वो 1928 में स्टालिन के नेतृत्व में। रूस की पहली पंचवर्षीय योजना 1928 में रूस स्टालिन के नेतृत्व में की गई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया। चेका नामक रूसी संगठन का गठन किसने किया, लेनिन ने। 1921 में लेनिन ने ही रूस की नई आर्थिक नीति को लागू किया। लेनिन ने ही रूस में क्रांतिकारी योजना अप्रैल 1917 में प्रस्तुत की, जिसे अप्रैल थीसिस भी कहा गया। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। लियो टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस एंड एना कैरेनिना नामक पुस्तिका भी लिखी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये किसने कहा है। 48 का तो बता दिया था, लियो टॉलस्टॉय। 49 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, कार्ल मार्क्स। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, पहले विश्व युद्ध की अवधि 28 जुलाई 1914 को होकर के 1918 तक, यानी कि 4 वर्ष 3 माह तक ये आपका चला था। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी, 1914 से 18।
प्रथम विश्व युद्ध के समय विश्व दो गुटों में बंट गया था, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, सर्बिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस इत्यादि थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया ये सब शामिल थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ किस युद्ध की घोषणा की थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध का रूप लिया था? 28 जुलाई 1914 को। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लेने की घोषणा करी थी? अप्रैल 1917। जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के मध्य वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि के बारे में मार्शल फोच ने कहा था कि ये शांति संधि नहीं है, ये 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम वाली संधि है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 28 जून 1919। 28 जून 1919। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? जनवरी 1919 में हुआ। रूस किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था? इसने करा था ऑप्शन बी, ब्रेस्टली टोवस संधि के तहत। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। कौन था? वुडरो विल्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र संघ में शामिल नहीं था? ऑस्ट्रिया। कौन नहीं था? ऑस्ट्रिया। सोवियत संघ के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कब किया गया था? 17 सितंबर 1939 की बात करते हैं, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब करी थी? जून 1940 में। जापान ने हवाई द्वीप समूह में स्थित अमेरिकी नौसैनी अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? 1941। सेकेंड विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष कब आत्मसमर्पण कर लिया था? मई 1945। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर क्रमशः कब बम गिराए थे परमाणु? तो ये ऑप्शन डी 6 और 9 अगस्त को। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जापान के द्वारा आत्मसमर्पण न करने पर यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ठीक है ना, परमाणु बम गिराया जिसका नाम लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो गिराया था वो नागासाकी में गिराया था, है ना, और उसे बोला जाता है फैट मैन। कौन सा बोलते हैं? फैट मैन। और लास्ट में जापान के द्वारा आत्मसमर्पण करने के कारण 2 सितंबर 1945 को सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 45 तक चला था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले सेकेंड विश्व युद्ध के बारे में बता दूँ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण होता है तथा सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लगभग 6 वर्षों तक लड़ा गया था, जिसका अंततः जापान के आत्मसमर्पण के साथ 1945 में हुआ। सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था, इसका तात्कालिक कारण 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड पर अटैक था। 17 सितंबर 1939 को सोवियत संघ ने पोलैंड पर अटैक करके पूरे पोलैंड पर अधिकार कर लिया और 28 सितंबर 1939 को सोवियत संघ और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें पोलैंड का पूर्वी भाग सोवियत संघ को और पश्चिमी भाग जर्मनी को प्राप्त हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने बाल्टिक राज्य, जिसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको अधीनस्थ राज्य बनाया और जर्मनी ने अप्रैल 1940 में रूस, नॉर्वे और डेनमार्क पर अटैक कर दिया था।
10 मई 1940 को जर्मनी का हिटलर उसने फ्रांस पर अटैक किया, जिससे फ्रांस और मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। और 10 जून 1940 को इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद 22 जून 1940 को फ्रांस और जर्मनी के बीच साथ ही 23 जून 1940 को फ्रांस और इटली के बीच युद्ध विराम की संधि हुई। 22 जून 1941 को हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी की सेना ने सोवियत संघ पर अटैक करके यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड और पूर्वी पोलैंड पर अटैक कर दिया। हिटलर के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बारबूसा। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डा जो था हवाई अड्डा पर्ल हार्बर वहाँ पे अटैक किया। और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। सितंबर 1942 में जर्मनी की सेना रूस के स्टालिनग्राड तक पहुंच गई, जहां उसे फरवरी 1943 में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय का श्रेय रशिया को जाता है और जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों की सेना के समक्ष 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण करा। लेकिन जापान ने नहीं करा था, तो उसने जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु बम जिसे लिटिल बॉय, 9 अगस्त को नागासाकी में जिसे फैट मैन के नाम से जाना गया वो हुआ, और फाइनली फिर उसने आत्मसमर्पण भी किया था। तो ये थी पूरी कहानी, ठीक है। चलो फिर अभी जो है ना एक काम करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को एक वीडियो में रखते हैं, बाकी इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, जिसमें हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक के क्वेश्चन करेंगे। 250 के अराउंड होंगे, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे मैं आप लोगों को कराती हूँ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग ही रखते हैं और इंडियन हिस्ट्री को हम अलग से आपको करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको करानी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।